पे लेके आई हूँ पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के फिजिक्स सेकंड की क्लास, जो कि पॉलिटेक्निक की जो क्लास पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 22 जून से, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और सारे ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अब चैप्टर नंबर फर्स्ट पे। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है काफ़ी लॉन्ग है, इस वजह से इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। चलिए चलते हैं हम चैप्टर के लेसन नंबर 1 के हेल्पफुल होंगे, ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा यांत्रिक तरंगे, ठीक है। किसी माध्यम में उत्पन्न कोई विक्षोभ, जैसे कोई माध्यम है या मीडियम, उस उत्पन्न कोई विक्षोभ या डिस्टर्बेंस जिसे बोलते हैं, या हलचल जो बिना अपना रूप बदले उसी माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, उसे हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। मतलब कि जैसे कोई पानी है, ठीक, वो शांत है, मतलब रुका हुआ है। अगर आप उसमें कोई पत्थर का टुकड़ा वगैरह डालेंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, हिलने लगेगा, ठीक है। तो हिलने पर कैसा लगेगा, वो इस टाइप से मूव करने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, हलचल होने लगती है उसमें, ठीक। तो यही आपका क्या कहलाता है, यांत्रिक तरंगे कहलाते हैं, ये जो ये तरंगे होती हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि यांत्रिक तरंगों के कुछ प्रमुख अभिलाक्षणिक गुण निम्न प्रकार दिए हुए हैं। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि तरंग संचरण के समय केवल विक्षोभ आगे बढ़ता है, ठीक है, जबकि माध्यम के कण अपने ही स्थान पर बने रहते हुए साम्यावस्था के सापेक्ष कंपन करते हैं। मतलब कि जो कण जहाँ है वो वहीं रहेगा, बस जो पानी की लहरें हैं, पानी जो होगा वो उसमें हलचल होने लगेगी, ठीक। जो कण है वो वहीं उसी जगह पे मूव करेंगे, पर पानी के साथ कभी उठेंगे और कभी दबेंगे, इस टाइप से, ठीक। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि तरंग संचरण के समय कणों के कंपन गति के कारण ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, ठीक है। जब ये इसमें कंपन होता है तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा तथा संवेग का भी संचरण होता है, ठीक है, जिसके कारण ये आगे की ओर बढ़ता है। थर्ड पॉइंट है, जब तरंग दो माध्यमों को पृथक करने वाली सीमा, मतलब बाउंड्री पर पहुंचती है, मतलब ये लास्ट वाले उस पर पहुँचती है पॉइंट पे, तो उसमें परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन आदि घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। ये तीनों घटनाएं होने लगती हैं जब ये लास्ट पे पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से पानी की जब लहरें होती हैं फिर वो टकरा कर वापस लौट आती हैं। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पर विवर्तन, अपवर्तन और विवर्तन होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि जब माध्यम में 2 या अधिक तरंगे एक साथ एक दूसरे को प्रभावित किए बिना संचारित हो सकती हैं, लेकिन माध्यम के कारण जिस बिंदु पर परस्पर मिलते हैं परिणामी ऊर्जा अवश्य प्रभावित होती है, ठीक है। मतलब जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं उस जगह पे परिणामी ऊर्जा प्रभावित होती है, सिर्फ उनके जो कण होते हैं जिस जगह है वो उसी जगह रहेंगे, बस ऊर्जा प्रभावित होगी जब वो चलता है। जैसे कि ये रस्सी वगैरह हमने बांध दी तो क्या होगा, ये चलते चलते लास्ट में बिल्कुल रुक जाएगी, ठीक। स्टार्टिंग में तो खूब ऊपर नीचे होगी, ठीक, लास्ट में रुक जाएगी, क्योंकि उसमें जो परिणामी ऊर्जा होगी उसमें थोड़ा सा कमी होने लगती है फिर लास्ट में जाके, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रगामी तरंग धारा, ठीक है। जब तरंग को अपने आयाम में परिवर्तन के बिना, एक तरंग जो अपने आयाम में परिवर्तन के बिना एक ही दिशा में एक माध्यम में लगातार यात्रा करती है, एकमात्र तरंग या प्रगतिशील लहर कहलाती है। मतलब कि एक तरंग है वो अपने आयाम में परिवर्तन के बिना, मतलब जो आयाम यहाँ है वही आयाम जब आगे बढ़ेगा वहाँ पर भी वही रहेगा, तो ये क्या कहलाता है, प्रगामी तरंग धारा कहलाती है, ठीक है। आयाम हमारा क्या होता है, जो ये लहरें होती हैं ये ऊपर से लेकर माध्यम तक की जो दूरी दी होती है, मिड पॉइंट तक की दूरी जो दी होती है, ये आपका आयाम कहलाता है, ये वाली दूरी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है यांत्रिक तरंगों के प्रकार। यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है अनप्रस्थ तरंगे और दूसरे होते हैं यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वह तरंगे होती हैं जो भौतिक माध्यम, मतलब ठोस, तरल, गैस, ये 3 भौतिक माध्यम होते हैं, ठीक है।
इन तीनों माध्यम में के माध्य से एक लहर से फैलती है। ठीक है, इन तीनों माध्यम के मध्यम से मतलब मिड पॉइंट से चारों ओर फैलती है। ठीक है, जो उस माध्यम के लोचदार और जड़त्वीय गुणों पर निर्भर करती है। ठीक, जो जितना टाइट होगा या जितना लिक्विड में होगा वो उसके हिसाब से अपना मूव करती है। ठीक, वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, यांत्रिक तरंगों के दो मूल प्रकार दिए हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, देखिए अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग के प्रसार की दिशा में कण का विस्थापन लंबवत होता है। ठीक है, जैसा कि ये चित्र में दिया हुआ है। ठीक है, जब ऊपर नीचे जाता है तो लहरें कैसी चलती हैं, इस टाइप से चलती हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यांत्रिक तरंगों का। ठीक, इसमें ये क्या दिया है, ये आयाम है। ठीक है, तो ये आयाम जो उठा हुआ पार्ट होता है वो श्रृंग होता है और जो नीचे का पार्ट होता है दबा हुआ वो गर्त कहलाता है। ठीक है, और एक आयाम, आधा आयाम और एक गर्त और आधा श्रृंग, ये आधा गर्त, एक आयाम और आधा श्रृंग, ये तीन मिलके मतलब दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक तरंग दैर्घ्य बनाते हैं। ठीक है, तो इनसे मिलके क्या बनता है, ये एक तरंग दैर्घ्य। ठीक है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होता है। ठीक है, नीचे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं अनुप्रस्थ तरंगों के। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों में भी लहर के साथ कण नहीं चलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये चलेगा कण जिस पॉइंट पे जो कण हैं वो उस पॉइंट पे ही रहेंगे, बस इनके लहरें ऊपर नीचे होने लगी, मतलब इनमें लहरें उत्पन्न होने लगेंगी। वे अपने संतुलन की स्थिति के बारे में आगे बढ़ते रहते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे के कुछ उदाहरण ये दिए हुए हैं, जैसे कि एक तार पर लहरें, जैसे कोई तार है उसको हिलाया जाए तो उसमें इस टाइप से लहरें उत्पन्न होने लगेंगी। सागर या समुद्र की लहरें, समुद्र में काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें भी उत्पन्न हो जाती हैं, तो वही लहरें कहलाती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। थर्ड पॉइंट है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी उत्पन्न होती हैं, जैसे विद्युत में जब करंट फ्लो होती है तो उसमें भी तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो वो तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों की तरह ही व्यवहार करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पानी की सतह पर तरंगे, जैसे कोई पानी रुका हुआ है उस पर कोई भी पत्थर वगैरह डाला जाए तो वो उसमें भी लहरें उत्पन्न होने लगेगी, वो भी अनुप्रस्थ तरंगों में आता है। भूकंप की माध्यमिक तरंगे, जब भूकंप वगैरह आता है तो उसके मध्य में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो भी तरंगे आपकी अनुप्रस्थ तरंगे कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, ये अनुदैर्घ्य तरंगों में कण का विस्थापन तरंग, ये एक अनुदैर्घ्य तरंग में कण का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के समांतर होता है, मतलब कि जिस दिशा में कोई भी कण है तो उसी दिशा में उसमें मूवमेंट होने लगेगा। ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग वगैरह होता है उसमें। ठीक है, जैसे कि ये चित्र में दिया हुआ है। ठीक है, जो कण को संकुचित और विसरित करता है, संकुचित मतलब सिकोड़ता है और विसरित मतलब फैलाता है। ठीक है, विस्तारित। इस सतह की लहरों को आवधिक संपीड़न क्षेत्रों और रेफ्रैक्शन जोन द्वारा चिन्हित किया जाता है। ठीक है, जहाँ माध्यम विस्तार होता है। अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण नीचे दिए हुए हैं कि लहर में कण हालांकि लहर के साथ नहीं चलते हैं, वे बस अपने संतुलन के बारे में आगे पीछे दोलन करते हैं। ठीक है, जैसे कोई लहर वगैरह है वो मूव कर रहा है तो उसके जो कण होते हैं वो लहरें तो चलती हैं पर जो कण हैं वहीं पर अपनी जगह पे ही थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हवा में ध्वनि तरंगे। ठीक है, जैसे जैसे हवा चलेगी जिस साइड में उधर की साइड आपको ध्वनि ज़्यादा सुनाई देगी। ठीक है, सुनामी लहरें, भूकंप की प्राथमिक लहरें और अल्ट्रासाउंड लहरें। अब जैसे ये स्प्रिंग वगैरह है, अगर स्प्रिंग को खींचकर छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या होगा, कहीं कहीं स्प्रिंग पास में होगा, कहीं कहीं बहुत दूर होगा। तो जहाँ पास में होगा वो संपीड़न कहलाएगा और जहाँ दूर दूर होंगे स्प्रिंग के रोल्स वो विरल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे दिया है कि अनुप्रस्थ तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगों के साथ विपरीत होती हैं। ठीक है, क्योंकि
अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे तो श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं और माध्यम के लंबवत चलती हैं, परंतु अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, माध्यम के समांतर चलती है। ठीक है, और इसमें कोई भी वो नहीं होता है, इसमें ये संपीड़न और विरल माध्यम में चलती हैं। ठीक है, जहाँ लहर की दिशा में दोलन करती हैं, ये लहर की दिशा में ही दोलन करती हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग का मानक उदाहरण गैसों, तरल पदार्थों या ठोस पदार्थों में एक ध्वनि तरंग या दाब की लहर भी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि तरंगे। ठीक है, ध्वनि तरंगे भी किस टाइप की तरंगे होती हैं, देखिए ध्वनि तरंगे जिनमें लगभग 20 किलोहर्ट्ज के बीच की आवृत्ति होती है। ठीक है, 20 किलोहर्ट्ज के बीच की आवृत्ति होती है, जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज है। ठीक है, मतलब आप जो सुनते हैं वो 20 किलोहर्ट्ज के आसपास की होती है। ठीक है, जो मनुष्य को श्रवण धारणा को प्रभावित करती है। ठीक है, मतलब जो हमें सुनाई देती है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब में ये 17 मीटर मतलब कि 56 फीट से 1.7 सेंटीमीटर मतलब कि 0.67 इंच की तरंग दैर्ध्य के साथ ध्वनि तरंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और ये 20 किलोहर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि तरंगों को अल्ट्रासाउंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जितनी भी 20 किलोहर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि होती है वो सारी अल्ट्रासाउंड के रूप में जानी जाती है, और ये मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं होती है। मतलब ये जो 20 किलोहर्ट्ज की ध्वनि होती है वो मनुष्य को मतलब सुन नहीं सकता वो। ठीक है, 20 किलोहर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंगों को इंफ्रासाउंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो विभिन्न जानवरों की प्रजातियों में अलग अलग श्रवण श्रेणियाँ होती हैं। ठीक है, जो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है उनको सिर्फ जानवर वगैरह ही सुन सकते हैं, और उनके लिए भी, जानवरों के लिए भी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है इसमें भी। ठीक है, और मनुष्य जो होता है 20 किलोहर्ट्ज तक की सुन सकता है, उसके ऊपर की सुनने में उसे बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, जैसे कि ये है तासीन स्थिर, जैसे कोई भी वो लिया है, चिमटा वगैरह है। ठीक है, अब जब चिमटे को किसी भी चीज़ पे मारेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा मूवमेंट होगा। ठीक है, और जब दोनों सिरों, जब जैसे ये साउंड वो करेगा, हिलना शुरू करेगा, तो इसमें से भी हल्की फुल्की साउंड से आने लगेगी। ठीक है, तो जो जहाँ तेज हिलेगा वो पास हो जाएगा, उसमें दबाव होगा। ठीक है, और जो धीरे धीरे हिलेगा उसमें क्या हो जाएगा, विरलीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी जब ये मूवमेंट करता है तो ये भी इस टाइप से अपने श्रृंग और गर्त के रूप में ही चलता है, अनुदैर्ध्य की, अनुप्रस्थ की तरह। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, ध्वनि तरंगों के कुछ उदाहरण हैं। कार का इंजन। ठीक है, कार के इंजन में इस टाइप की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, इस टाइप का मूवमेंट होता है। ठीक है, कार का हॉर्न हो गया, कंप्यूटर माउस क्लिक हो गया, डोरबेल बजाते हुए, पटाखा पंपिंग करते हुए, और तेज़ हवा में फहराता एक झंडा या एक जैक हथौड़ा। ठीक है, गीत की घंटी वगैरह हो गई, और पटरियों पर चलती ट्रेन, जो ट्रेनें चलती हैं उसमें भी इसी टाइप के साउंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, पानी का उबालना, जब पानी उबलता है तो उसमें भी साउंड आती है। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर, उसमें भी जैसे जब वैक्यूम क्लीनर से कोई भी चीज़ क्लीन की जाती है तो उसमें से भी जो मूवमेंट होता है उसके कारण उसमें साउंड निकलती है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, ये तरंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं। अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य दोनों तरंगे ही माध्यम के घटकों में के कंपनों के कारण संचित होती हैं। ठीक है, जो तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के माध्यम से ही कंपन भी करती है और आगे चलती भी है। ठीक है, तो तरंग के उद्गम बिंदु पर माध्यम के कण पहले कंपन करना प्रारंभ करते हैं तथा उद्गम बिंदु से दूर वाले कण कुछ समय पश्चात कंपन करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, थोड़े पहले जहाँ पर हम वो करते हैं मूवमेशन, जब हम जहाँ पर कंपन पहले होता है उसके वो जगह ज़्यादा कंपन करती है, और थोड़ी दूर वाले जो जगह होती है वहाँ के जो कण होते हैं वो थोड़ा कम मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक, तो पहला पॉइंट है आयाम। ठीक है, माध्यम के कणों के कंपन का आयाम ही तरंग आयाम कहलाता है। ठीक है, देखा होगा अनुप्रस्थ तरंगों में जो कण होते हैं जो तरंग गति करते हैं तो वो श्रृंग और गर्त के रूप में करते हैं। तो जो ये श्रृंग और गर्त के रूप में करते हैं, इनकी जो दूरी होती है माध्यम से, यही आयाम कहलाती है। ठीक है,
अतः कंपन करते माध्यम के घटक का साम्यावस्था में अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। मतलब ये इधर की साइड विस्थापन, ऊपर की साइड, और माध्यम के नीचे की साइड जो विस्थापन होता है यही आयाम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपन या दोलन गति में विस्थापन को ऋणात्मक तथा धनात्मक हो सकता है। हाँ, जो गति होती है दोलन की या कंपन की, ये धनात्मक भी हो सकती है, वो ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, और इसके आयाम को सदैव धनात्मक ही लेते हैं। ठीक है, इसका जो आयाम लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, और इसको हम स्मॉल ए से प्रेजेंट करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर ही होता है, क्योंकि ये भी एक टाइप से डिस्टेंस है, इसलिए इसका मात्रक हम मीटर ही लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आवर्तकाल। ठीक है, माध्यम के घटकों के द्वारा तरंग संचरण के समय एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय तरंग आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि एक कंपन, जब एक कंपन उसका पूरा हो जाता है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो उसमें जितना समय लगता है वही आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, यही आवर्तकाल कहलाता है, और इसको हम टी से प्रेजेंट करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आवृत्ति। ठीक है, तरंग संचरण के समय माध्यम के घटकों के द्वारा प्रति सेकंड, मतलब कि एक सेकंड में तय किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, एक सेकंड में वो जितने भी कंपन करता है वही आपकी आवृत्ति कहलाएगी। इसको या तो एन से प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन, या फिर न्यू। ठीक है, ये वी के जैसे बनता है, पर इसे हम थोड़ा सा मूव करके बनाते हैं। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है कंपन पर सेकंड, या हम हर्टेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, आवर्तकाल व आवृत्ति में संबंध। आवर्तकाल और आवृत्ति में कुछ संबंध होता है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, क्या संबंध होता है? n इक्वल्स टू 1/t। ठीक है, n इक्वल्स टू 1/t, मतलब कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम। ठीक है, अब आते हैं कोणीय आवृत्ति। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और तरंग दैर्ध्य भी। ठीक है, कोणीय आवृत्ति। ठीक है, कंपन करते कण की कला, जो कंपन करता है उसकी कला में परिवर्तन की दर कोणीय आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, जो कंपन कर रहा है जो भी कण, उसमें जो भी कला में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, कला मतलब एक टाइप से एंगल। ठीक है, उसमें कितना मूवमेंट हो रहा है और कितना उसमें चेंजेस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक कंपन को पूरा होने में 2π कला मतलब कोण यूज होता है या तय होता है। ठीक है, तो कोणीय वेग की कोणीय आवृत्ति का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2π/t। ठीक है, तो कोणीय आवृत्ति का SI पद्धति मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। ठीक है, माध्यम के कण के एक कंपन पूरा करने में, ठीक है, उसको एक कंपन जितना भी समय लगेगा पूरा करने में, ठीक है, समय नहीं मतलब जितनी भी दूरी, एक कंपन पूरा करने में तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, उसको जैसे मान लो शंख और गर्त के रूप में चल रहा है, तो एक कंपन पूरा करने में उसको इतनी दूरी लगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक कंपन तक की दूरी आपकी लैम्डा कहलाती है। ठीक है, मतलब तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसे हम लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, क्योंकि लैम्डा भी एक तरीके से दूरी ही होती है। ठीक है, दूरी होती है, इसलिए इसका मात्रक भी मीटर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और लैम्डा के लिए फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू वी न्यू इंटू टी। ठीक है, न्यू हो गई आपकी आवृत्ति। ठीक, अगला नेक्स्ट आते हैं संचरण नियतांक। ठीक है, एकांक दूरी पर, ठीक है, एकांक दूरी पर स्थित कणों के मध्य कलांतर संचरण नियतांक व कोणीय तरंग संख्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कह रहा है कि एकांक दूरी पर स्थित कणों के मध्य कलांतर, मतलब जो भी उसके बीच में एंगल उत्पन्न हो रहा है, नियतांक या कोणीय तरंग संचरण कहलाता है। ठीक है, इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं? इसको हम के से प्रेजेंट करते हैं। के इक्वल्स टू होता है 2π/λ। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? पर मीटर।
ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं रेडियन पर मीटर। ठीक है, सदैव ध्यान रखें कि x दूरी पर स्थित कणों के मध्य कलांतर आपका डेल्टा फाई 2 अपॉन लैम्डा इंटू एक्स हो जाएगा, जिसको हम kx लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार डेल्टा टी समयांतर के संगत कलांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 अपॉन टी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसका तरंग गति। ठीक है, आवश्यक विस्थापन के बिना ऊर्जा का प्रसार ही तरंग गति कहलाता है। आवश्यक विस्थापन के बिना ऊर्जा का प्रसार ही तरंग गति कहलाता है। मतलब कि उसको ऊर्जा जितनी भी आवश्यक ऊर्जा होती है उससे ज़्यादा मतलब उसमें प्रसार होने लगता है, तो वही तरंग गति कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है तरंग वेलोसिटी। एक तरंग का वेग उसकी तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति, एक तरंग का वेग मतलब कि चाल या वेलोसिटी या उसकी तरंग दैर्घ्य मतलब कि लैम्डा और आवृत्ति n के उत्पाद के बराबर होता है। इसकी तीव्रता से स्वतंत्र होता है और इसकी तीव्रता से स्वतंत्र होता है। ठीक है, मतलब इसमें इसकी तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तरंग गति, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इसमें संबंध का फॉर्मूला है। माना कंपन करती हुई किसी वस्तु का आवर्तकाल कैपिटल डी है तथा आवृत्ति यहाँ पर हमने स्मॉल एफ ले ली है। इस वस्तु द्वारा उत्पन्न तरंग टी सेकंड में लैम्डा दूरी तय कर रहा है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लैम्डा जो होगा वो तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, चाल को तरंग के लिए हम तरंग वेव भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और दूरी क्या हो गई, तरंग द्वारा चली गई दूरी और लिया गया समय हो जाएगा नीचे। ठीक है, तरंग वेग को हमने कैपिटल V से प्रेजेंट किया है और दूरी हमें लैम्डा दी है और समय हमने t लिया है, तो v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन t हो जाएगा। और हम जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति आपका 1/t होती है। अब यहाँ आवृत्ति हमने f लिया है तो ये f के इक्वल हो जाएगा, अगर n लेते तो n के इक्वल हो जाता। ठीक है, तो ये f इक्वल्स टू 1/t हो जाएगा। अगर हम यहाँ से t की वैल्यू निकालें तो 1/f हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस f की वैल्यू t की वैल्यू हम उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में रखने पर क्या होगा, v इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 1/f। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा f। ठीक है, तो वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू वेव लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये इसके बीच में रिलेशन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, समतल प्रगामी तरंग। ये जो रिलेशन है तरंग वेव, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, समतल प्रगामी तरंग का समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, जब माध्यम के कण तरंग संचरण के समय एक ही तल में सरल आवर्त गति करते हैं। ठीक है, मतलब तल एक ही हो, उस पे सरल आवर्त गति कर रहे हैं, तो उत्पन्न तरंग को समतल आवर्त प्रगामी तरंग कहते हैं। ठीक है, जो तरंगे होती हैं उसी टाइप से इसमें भी मूवमेंट होता है। ठीक है, जब किसी माध्यम में प्रगामी तरंग संचित होती है तो किसी भी क्षण माध्यम के कण एक प्रकार से कंपन करते हैं। ठीक है, परंतु कंपन की कला प्रत्येक कण के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, जो उनके बीच में कण उत्पन्न होते हैं उस पे हर पॉइंट पे वो अलग अलग एंगल उत्पन्न बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपन की कला प्रत्येक कण के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि कला को हम एंगल ही होती है कला जो 2π से मेज़र की जाती है। ठीक है, कोई भी ऐसा समीकरण जो मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित माध्यम के कण की सरल आवर्त गति को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका तरंग की समीकरण। मतलब कि जो x दूरी के लिए इसके बीच में रिलेशन दिखाता है सरल आवर्त गति के, वो आपका तरंग समीकरण कहलाएगी। मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित कण के कंपन की प्रकृति वही होगी जो मूल बिंदु पर स्थित कण की है। ठीक है, केवल अंतर ये होता है कि मूल बिंदु से x दूरी पर
जो कण लेते हैं उसकी दूरी क्या हो जाती है, t माइनस एक्स अपॉन वी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। इतने समय पश्चात मतलब कि जो दूरी उत्पन्न होगी वो x होगी और कितना समय लगेगा उसमें, वो लगेगा t माइनस एक्स अपॉन वी। ठीक है, तो इतने देर बाद प्रारंभ मतलब कंपन होना प्रारंभ करेगा। तो इस प्रकार सरल आवर्त प्रगामी तरंग की जो समीकरण आएगी वो आएगी y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस एक्स अपॉन वी प्लस फाई नॉट, क्योंकि y इक्वल्स टू होता है a साइन ओमेगा t। अब एंगल प्लस हो रहा है तो प्लस फाई हो जाएगा, और यहाँ पर हमें x दूरी को मेज़र करने के लिए टाइम लग रहा है t माइनस एक्स अपॉन वी। ठीक है, पर ये हमारा समतल प्रगामी तरंग की लेनी है तो यहाँ t की जगह हमें प्लस वाला यूज़ करना पड़ेगा। जब हमें x दूरी का ले लेंगे, ठीक, तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी। ठीक है, ये नॉर्मल है। जब हम दूरी को मेज़र करेंगे तब वहाँ पर हमारा माइनस वाला यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमें कम दूरी से मेज़र करना है, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, जब थोड़ी देर बाद मूवमेंट करेगा तो टाइम भी वो थोड़ा लेट यूज़ करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर t माइनस एक्स अपॉन वी यूज़ करेंगे। ठीक, अब हम ओमेगा से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और फाई यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि फाई नॉट मूल बिंदु पर स्थित कंपन करते कण के लिए प्रारंभिक कला कोण है, और जब स्टार्टिंग में बना कोण है तो स्टार्टिंग में तो कोई कोण बनता ही नहीं, 0 होता है एंगल, तो वहाँ फाई नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाई नॉट को हम 0 ले लेंगे, ओमेगा से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा अपॉन के इक्वल्स टू वी होता है, तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी, हाँ ये यहाँ पे इसकी वैल्यू k लगा देंगे क्योंकि v को इधर ले आएंगे, तो ये जाएगा ओमेगा अपॉन वी इक्वल्स टू k। ठीक है, तो हम यहाँ पर ओमेगा k रख सकते हैं, ओमेगा अपॉन वी की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, अगर हम ओमेगा की वैल्यू को 2 पाई अपॉन टी रखें, ठीक है, तो 2 पाई अपॉन टी जब रखेंगे तो यहाँ पर भी x की जगह हम इधर भी k की जगह हम रखेंगे 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो दोनों में से ही 2 पाई कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लेके हम बाहर कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, यही हमारा समतल प्रगामी तरंग की समीकरण है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दो बिंदुओं के बीच कलांतर तथा पथांतर डेल्टा x में संबंध। ठीक है, कलांतर हो जाएगा हमारा डेल्टा फाई। ठीक है, यदि किसी माध्यम में सरल आवर्त प्रगामी तरंग x दिशा में चल रहा है, ठीक है, तथा मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित माध्यम के कण का किसी समय t पर विस्थापन निम्न समीकरण द्वारा हो रहा है। अभी हमने पीछे प्रूफ किया था इस समीकरण को। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस समीकरण में साइन का मान 2 पाई, मतलब पूरे साइन की ही वैल्यू हम 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा है। यदि इस कण की स्थिति x हो तो कला क्या हो जाएगी वहाँ पर, फाई इक्वल्स टू 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ये समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि माना यदि t समय पर दो कणों की कलाएं अलग अलग प्रेजेंट होंगी। ठीक है, दोनों कणों पर अलग अलग दिखाएंगे कलाएं फाई 1 और फाई 2, तो उनके बीच की दूरियां भी अलग अलग हो जाएंगी x1 और x2। अगर हम इन दोनों की वैल्यू अलग अलग प्रेजेंट करें तो फाई 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस 2 पाई x1 अपॉन लैम्डा। ये हमारा हो जाता है सेकंड इक्वेशन। इसी तरीके से फाई 2 के लिए अगर हम निकालते हैं तो फाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस 2 पाई x2 अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को जब घटाएंगे, तो जब दो समीकरण को घटाएंगे तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे एडिशन आ गया है, क्योंकि ये माइनस था तो साइन चेंज करेंगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, जब इसको प्लस करेंगे तो ये इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 पाई कॉमन ले लेंगे,
जब 2 पाई कॉमन ले लेंगे और नीचे लैम्डा भी है एलसीएम में, तो इसको कॉमन लेंगे तो x2 प्लस की है तो इसको हम आगे लिख देंगे, x1 माइनस का है तो इसको हम पीछे लिख देंगे। ठीक है, जब हम इसको पीछे लिख देंगे तो इसकी वैल्यू इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और हाँ, डेल्टा फाई इक्वल्स टू होता है फाई 2 सिग्मा समीशन फाई 1। ठीक है, या तो इसको फाई 1 माइनस फाई 2 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फाई 2 माइनस फाई 1 हो, दोनों ही केस में हम डेल्टा फाई ही लिखेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा फाई। इसी तरीके से डेल्टा एक्स के लिए भी यही हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 को हम डेल्टा एक्स लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा कलांतर और पथांतर में संबंध का सूत्र है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यह है नेक्स्ट टॉपिक है कलांतर तथा पथांतर में संबंध, कलांतर तथा समयांतर में संबंध। ठीक है, यदि किसी माध्यम में सरल आवर्त प्रगामी तरंग x दिशा में चल रहा है, ठीक है, उसी तरीके से, तथा मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित माध्यम के कण का किसी समय t पर विस्थापन निम्न समीकरण से होता है। ठीक है, अभी पीछे भी इसी पॉइंट पे मूवमेंट कर रहा था, मतलब विस्थापन की समीकरण यही थी। ठीक है, तो इसमें भी साइन के लिए हम क्या लेंगे, साइन के लिए हम वैल्यू इसकी 2 पाई टी अपॉन टी कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा लेंगे। ठीक है, तो जब साइन के लिए ये हो जाएगा तो कला के लिए पूरी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। माना यदि किसी कण की स्थिति x पर, ठीक है, कण की स्थिति x हो तथा समय t1 कलांतर, हाँ सॉरी t1 समय पर कलांतर फाई 1 या कला फाई 1 और t2 समय पर कला फाई 2 हो, तब तो फाई 1 की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, फाई 1 हो जाएगा हमारा फाई 1 इक्वल्स टू 2 पाई t1 अपॉन कैपिटल T माइनस 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये समीकरण 2 है। और फाई 2 इक्वल्स टू 2 पाई t2 अपॉन कैपिटल T माइनस 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये हमारा थर्ड समीकरण है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने पीछे भी किया था, समीकरण 2 में से थर्ड को माइनस किया था, हम यहाँ पे भी माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद यहाँ से ये 2 वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद इसमें से 2 पाई अपॉन टी का कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन लेने के बाद t1 माइनस t2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा फाई 1 माइनस फाई 2। तो फाई 1 माइनस फाई 2 को डेल्टा फाई लिखते हैं, जो कि फाई 1 माइनस फाई 2 की वैल्यू हो जाती है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी t1 माइनस t2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कलांतर और समयांतर में संबंध। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आगे भी इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जल्दी मैं वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।